स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है हमारा मस्तिष्क असाधारण और अद्भुत है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मानवीय मस्तिष्क की छोटी सी थैली में इतना विशाल रत्न भंडार भरा हुआ है कि उसका सदुपयोग कर सकने वाला देवोपम जीवन जी सकता है। बहुमूल्य वस्तुएं हों पर उनका महत्व विदित न हो अथवा उपयोग में न आती हों तो फिर उनका होना न होना बराबर है। वनवासी महिला को कीमती हीरा सड़क पर पड़ा मिल जाए तो वह उस सौभाग्य से कुछ लाभ नहीं ले सकती। बच्चे के हाथ में देने पर उसे वह छोटा सा चमकदार पत्थर भर प्रतीत होगा और वह टुकड़ा जहां तहां ठुकराया जाता भर रहेगा। मस्तिष्क में सोचने की शक्ति रहती है, इसे हर कोई जानता है। अधिक जानकारी बढ़ाने के लिए पढ़ने लिखने और सीखने सिखाने का क्रम भी चलता है। उतने भर से भी पेट भरने और निर्वाह करने की सुविधा मिल जाती है, पर यदि इससे गहरा उतरा जा सके और चिंतन को उत्कृष्टता के साथ जोड़ा जा सके तो सामान्य स्थिति का निर्धन व्यक्ति भी उस स्तर का बन सकता है जिसे संत, सज्जन एवं श्रद्धास्पद कहा जा सके। प्रेरणा शक्ति मस्तिष्क में रहती है। चिंतन की दिशा जिस ओर मुड़ती है उसी प्रकार की गतिविधियां विनिर्मित होने लगती हैं। कौन किस प्रकार का जीवन जी रहा है, इसे देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी चिंतनधारा किस दिशा में बह रही है। जीवन का स्वरूप जो कुछ भी है, व्यक्ति के चिंतन की प्रतिक्रिया भर है। मस्तिष्क की गहराई में एक सीढ़ी और नीचे उतरा जाए तो प्रतीत होगा कि उसमें मणि मुक्तकों का अजस्र भांडागार भरा पड़ा है। उसमें वह सब भी बहुत कुछ है जिसे अद्भुत कह सकते हैं। यदि इन परतों को समझा जा सके और उनसे संबंध बनाकर उपयोग में लाया जा सके तो कोई भी व्यक्ति अपने को सामान्य स्थिति से ऊंचा उठाकर असामान्य बनने में सफलता प्राप्त कर सकता है। मस्तिष्कीय संरचना पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि वह मांसपिंड नहीं वरन जीवंत विद्युत भंडार है। उसमें चल रही हलचलें ठीक वैसी ही हैं जैसी किसी शक्तिशाली बिजली घर की होती हैं। खोपड़ी की हड्डी से बनी टोकरी में परमात्मा ने इतनी महत्वपूर्ण सामग्री संजोकर रखी है कि उसे जादू की पिटारी कहने में कोई अत्युक्ति नहीं होगी। शरीर के अन्य किसी भी अवयव की अपेक्षा उसमें सक्रियता, चेतना और संवेदनशीलता की इतनी अधिक मात्रा है कि उसे मानवीय सत्ता का केंद्र बिंदु कहा जा सकता है। मस्तिष्क को दो भागों में विभक्त माना जा सकता है। पहला वह जिसमें मन और बुद्धि काम करती है। सोचने, विचारने, तर्क, विश्लेषण और निर्णय लेने की क्षमता इसी में है। दूसरा वह है जिसमें आदतें संग्रहित हैं और शरीर के क्रियाकलापों का निर्देश निर्धारण किया जाता है। हमारी नाड़ियों में रक्त बहता है, हृदय धड़कता है, फेफड़े श्वास प्रश्वास क्रिया में संलग्न रहते हैं, मांसपेशियां सिकुड़ती फैलती हैं, पलक झपकते खुलते हैं, सोने जागने, खाने पीने और मल मूत्र त्याग का क्रम अपने ढर्रे पर अपने आप स्वसंचालित ढंग से चलता रहता है। पर ये सब अनायास ही नहीं होते, इनके पीछे वह निरंतर सक्रिय मन नाम की शक्ति काम करती है जिसे अचेतन मस्तिष्क कहते हैं। इसे ढर्रे का मन कह सकते हैं। शरीर के यंत्र अवयव अपना अपना काम करते रहने योग्य कल पुर्जों से बने हैं, पर उनमें अपने आप संचालित रहने की क्षमता नहीं है। यह शक्ति उन्हें मस्तिष्क के इस अचेतन मन से मिलती है। विचारशील मस्तिष्क तो रात को सो जाता है, विश्राम ले लेता है, नशा पीने या बेहोशी की दवा लेने से मूर्छाग्रस्त हो जाता है। उन्माद, आवेश आदि रोगों से ग्रस्त भी वही होता रहता है। डॉक्टर इसी को निद्रित करके ऑपरेशन करते हैं, किसी अंग विशेष में सुन्न करने की सुई लगाकर इस बुद्धिमान मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाने वाले ज्ञान तंतु संज्ञा शून्य कर दिए जाते हैं। फलतः पीड़ा का अनुभव नहीं होता और ऑपरेशन हो जाता है।
पागलखानों में इस चेतन मस्तिष्क का ही इलाज होता है। अचेतन की एक छोटी परत ही मानसिक अस्पतालों की पकड़ में आई है। वे इसे प्रभावित करने में थोड़ा बहुत सफल होते जा रहे हैं, किंतु उसका अधिकांश भाग उनके नियंत्रण से बाहर है। पागल लोगों के शरीर की भूख, मलत्याग, श्वास प्रश्वास, रक्त संचार तथा पलक झपकना आदि क्रियाएं अपने ढंग से होती हैं। मस्तिष्क की विकृति का शरीर के सामान्य क्रम संचालन पर बहुत कम असर पड़ता है। मस्तिष्कीय क्रियाकलाप जिन नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर संचालित रहते हैं, उनकी संख्या प्रायः 10 अरब होती है। इन्हें आपस में जोड़ने वाले नर्व फाइबर, तंत्रिका तंतु और उनके इंसुलेशन खोपड़ी के भीतर खचाखच भरे हुए हैं। एक तंत्रिका कोशिका का व्यास 1 इंच के 1000वें भाग से भी कम है और उसका वजन 1 औंस के 60 अरबवें भाग से अधिक नहीं है। तंत्रिका तंतुओं से होकर बिजली के जो इम्पल्स दौड़ते हैं, वही ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आवश्यक सूचनाएं उस केंद्र तक पहुंचाते हैं। तंत्रिका कोशाणु एक सफेद तंतुयुक्त संरचना है। यह तंतु अन्यान्य न्यूरॉनों से जुड़ा होता है। इस प्रकार पूरा मस्तिष्क इन परस्पर जुड़े हुए धागों का एक तंतुजाल बना हुआ है। इन्हीं सूत्रों से वे परस्पर संबद्ध रहते हैं और अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाह परस्पर मिलजुल कर करते हैं। मानवीय मस्तिष्क के स्नायुकोश, नर्व सेल्स लगभग 10 अरब की संख्या में हैं। संसार में इन दिनों मनुष्यों की आबादी 5 अरब के करीब है। इस प्रकार समस्त संसार के मनुष्यों की तुलना में हमारे मस्तिष्क में बैठे हुए ये कोश दुगने हैं। छोटे होते हुए भी इनकी क्षमता अपनी दक्षता के अनुरूप किसी परिपूर्ण मनुष्य से कम नहीं है। इस प्रकार मस्तिष्क रूपी संसार में संसार भर के मनुष्यों से कई गुनी अधिक आबादी बसी हुई है। मनुष्य लापरवाह और ढीले पोले हो सकते हैं, पर स्नायुकोश अपने क्रियाकलाप में तनिक भी शिथिलता नहीं बरतते। इन 10 अरब कोशों को अद्भुत विशेषताओं से संपन्न देव दानव आधुनिक अर्थों में कंप्यूटर कहा जा सकता है। इनमें से कुछ में तो माइक्रो फिल्मों की तरह न जाने कब कब की स्मृतियां सुरक्षित रहती हैं। मोटे तौर पर जिन बातों को हम भूल चुके समझते हैं, वे भी वस्तुतः विस्मृत नहीं होती, वरन एक कोने में छिपी पड़ी रहती हैं और जब अवसर पाती हैं, वर्षा की घास की तरह उभरकर ऊपर आ जाती हैं। कनाडा के स्नायु विशेषज्ञ डॉक्टर पेनफील्ड ने एक व्यक्ति का एक स्मृतिकोश विद्युत धारा के स्पर्श से उत्तेजित किया। उसने 20 वर्ष पहले देखी हुई फिल्मों के कथानक और गाने ऐसे सुनाए मानो अभी अभी देखकर आया है। मस्तिष्क की स्मरण रख सकने की अद्भुत क्षमता का परिचय जब तब मिलता रहता है। इससे उसकी स्थिति और संभावना का पता चलता है। किन्हीं किन्हीं के मस्तिष्क की प्रखरता अनायास ही प्रकट हुई देखी गई है, किंतु यह नहीं समझा जाना चाहिए कि वे विशेषताएं उन्हीं तक सीमित थीं और वे ही कोई विलक्षण व्यक्ति थे। वस्तुतः यह संभावना हर किसी में समान रूप से विद्यमान है। किन्हीं लोगों में वह अनायास ही विकसित हुई होती है, पर अन्य लोग उसे प्रयत्नपूर्वक विकसित कर सकते हैं। डॉक्टर पेनफील्ड ने मस्तिष्क की खोज करके बताया कि मस्तिष्क में ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो किसी भी पुस्तक के 20 अरब पृष्ठों से भी अधिक ज्ञान भंडार सुरक्षित रख सकते हैं। एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 50 लाख चित्र देखता है। चित्रों के साथ ही वह उनकी बनावट, रंग, रूप, ध्वनि, सुगंध और मनोभावों का भी आकलन करता है। यह देखा या पढ़ा हुआ कुछ ही दिनों में विस्मृत हो गया जान पड़ता है। यह केवल इसलिए होता है कि हमारा बौद्धिक संस्थान मलिनताओं से घिर जाता है। उसे तीक्ष्ण करने के लिए जिस शुद्ध स्वास्थ्य और स्वाध्याय की आवश्यकता होती है, वह हम कर नहीं पाते। फलस्वरूप यह दैवी तत्व देवता और अपनी विभूतियों से मनुष्य को वंचित करता चलता जाता है।
मस्तिष्क में इतनी जानकारियां भरी रहती हैं कि यदि किसी मानवकृत कंप्यूटर में उतना ज्ञान संग्रह किया जाए तो धरती के क्षेत्रफल जितने चुंबकीय टेप की उसमें आवश्यकता पड़ेगी, किंतु इसे उभारना, उत्तेजित करना DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एवं RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड के एक इंजेक्शन से ही संभव हो सकता है। स्वीडन के गोटेनबर्ग यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक होल्गर हाइडेन ने यह सिद्ध किया है कि मानवीय मस्तिष्क की स्थिति पत्थर की लकीर जैसी नहीं है। उसकी क्षमता को रासायनिक पदार्थों की सहायता से घटाया बढ़ाया और सुधारा बिगाड़ा जा सकता है। इसी प्रसुप्त क्षमता को विकसित करने के लिए योगाभ्यास की साधनाएं प्रयुक्त होती हैं। उनके कारण चिंतन में उत्कृष्टता और प्रखरता उत्पन्न करने के दोनों प्रयोजन पूरे होते हैं। मिशिगन विश्वविद्यालय के डॉक्टर बर्नार्ड एग्रानीफ ने सुनहली मछलियों पर यह प्रयोग किया कि उन्हें यदि भोजन के बाद न्यूरोनाइसिन नामक औषधि खिला दी जाए तो वे यह भूल जाती हैं कि वे भोजन कर चुकी। कुछ कुत्तों को स्मृतिनाशक दवा खिलाई गई तो वे अपने घर और मालिक को भी भूल गए जिसे वे बहुत प्यार करते थे। ये प्रयोग अभी मनुष्यों पर एक सीमा तक ही सफल हुए हैं, दवा का असर रहने तक ही कारगर रहते हैं, पर सोचा यह भी जा रहा है कि किन्हीं प्रियजनों की मृत्यु, अपमानजनक घटना, शत्रुता या भयंकर क्षति की चित्त को विक्षुब्ध करते रहने वाली दुखद घटनाओं को स्थायी रूप से विस्मृत कराने के लिए मस्तिष्क के इस भाग को मूर्छित कर दिया जाए जहां वे जमकर बैठी हुई हों। इसी प्रकार मंदबुद्धि लोगों के लिए स्मरण शक्ति बढ़ाने के उपाय औषध जगत में खोजे जा रहे हैं। यदि ये सफल हो सके तो छात्रों को पाठ याद करने के श्रम से छुटकारा मिल जाएगा और वे एक बार पुस्तक पढ़कर ही परीक्षा भवन में पूरे उत्साह और विश्वास के साथ प्रवेश कर सकेंगे। लॉर्ड मेकाले 19वीं शताब्दी के विश्वविख्यात ब्रिटिश इतिहास लेखक ने इंग्लैंड का इतिहास 8 जिल्दों में लिखा। उसके लिए उन्होंने दूसरी पुस्तक उठाकर नहीं देखी। सैकड़ों घटनाओं की तिथियों और घटना से संबंधित व्यक्तियों के नाम उन्हें ज़बानी याद थे। यही नहीं, स्थानों के परिचय, दूसरे विषय और अब तक जितने भी व्यक्ति जीवन में उनके संपर्क में आ चुके थे उन सब के नाम उन्हें बाकायदा कंठस्थ थे। लोग उन्हें चलता फिरता पुस्तकालय कहते थे। इस छोटी सी कोठरी को एक प्रकार से बहुमूल्य रत्नों से भरी हुई तिजोरी कहा जा सकता है। इस पोटली में इतना कुछ भरा है जिसका सहज ही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। दुख इसी बात का है कि बाहर के जड़ पदार्थों के संबंध में बहुत कुछ खोजा जाता है और उनका संग्रह तथा उपयोग उपभोग करने की ललक लगी रहती है, पर अंतर्जगत में दृष्टि डालकर यह नहीं देखा जाता कि अपने भीतर कितनी बहुमूल्य संपदा भरी पड़ी है। बाहर से जो कुछ जितने श्रम के, जितने मनोयोग के मूल्य पर प्राप्त किया जा सकता है उससे कहीं कम प्रयत्न से अंतर्जगत में खोजा जा सकता है और कहीं अधिक पाया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन ऑफ ब्रेन ESB पद्धति के अनुसार कई एशियन विश्वविद्यालयों ने आंशिक रूप से मस्तिष्क की धुलाई ब्रेन वॉशिंग में सफलता प्राप्त कर ली है। अभी ये प्रयोग बंदर, कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, चूहे जैसे छोटे स्तर के जीवों पर ही किए गए हैं। आहार की रुचि, शत्रुता, मित्रता, भय, आक्रमण आदि के सामान्य स्वभाव को जिस प्रकार चरितार्थ किया जाना चाहिए उसे वे बिल्कुल भूल जाते हैं और विचित्र प्रकार का आचरण करते हैं। बिल्ली के सामने चूहा छोड़ा गया तो वह आक्रमण करना तो दूर, उससे डरकर एक कोने में जा छिपी। क्षण भर में एक दूसरे पर खूनी आक्रमण करना, एक आध मिनट बाद परस्पर लिपटकर प्यार करना, यह परिवर्तन उस विद्युत क्रिया से होता है जो उनके मस्तिष्कीय कोशों के साथ संबद्ध रहती है। यही बात मनुष्यों पर भी लागू हो सकती है। मानव मस्तिष्क अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत होता है, उसमें प्रतिरोधक शक्ति भी अधिक होती है, इसलिए उसमें हेर फेर करने के लिए प्रयास भी कुछ अधिक करने पड़ेंगे और पूर्ण सफलता प्राप्त करने में देरी भी लगेगी। पर जो सिद्धांत स्पष्ट हो गए हैं
उनके आधार पर यह निश्चित हो गया है कि मनुष्य को भी जैसा चाहे सोचने, मान्यता बनाने और गतिविधियां अपनाने के लिए विवश किया जा सकता है। निर्धारित रसायन तत्वों को पानी में घोलकर पिलाया जाता रहे तो किसी तानाशाह शासक की इच्छानुकूल समस्त प्रजा बन सकती है। फिर विचार प्रसार की आवश्यकता न रहेगी, वरन अन्न, जल, औषध आदि के माध्यम से कुछ रसायन भर लोगों के शरीर में पहुंचाने की आवश्यकता पड़ेगी। वे मस्तिष्क में पहुंचकर वैसा ही परिवर्तन कर देंगे जैसा वैज्ञानिकों या शासकों को अभीष्ट होगा। तब घोर अभावग्रस्त स्थिति में भी जनता अपने को रामराज्य जैसी सुखद स्थिति में अनुभव करती रह सकती है। यदि लड़ाकू पीढ़ी बनानी हो तो उस देश का हर नागरिक दूसरे देशों पर आक्रमण करने के लिए आतुर हो सकता है। चाहे हम सो रहे हों या जग रहे हों, हर समय 3 पौंड भारी मस्तिष्क मेरुदंड एवं लगभग 10 अरब तंत्रिकाओं द्वारा देह की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण एवं संचालन करता रहता है। उसे करीब 20 वाट विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन से प्राप्त होती है। वैज्ञानिकों की दृष्टि में हर विचार, हर आकांक्षा और हर अनुभूति एक विद्युत हलचल अथवा रासायनिक प्रक्रिया है। इस क्रियाकलाप को इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ (EEG) यंत्र द्वारा जाना जा सकता है और यह समझा जा सकता है कि मस्तिष्क में किस स्तर की विचारधारा प्रवाहित हो रही है। यह चिंतन का परिष्कार हुआ। मनोविकारों को धोया जा सकता है और मस्तिष्क की स्थिति ऐसी बन सकती है जिसमें मात्र देवत्व का ही साम्राज्य हो। ये प्रयत्न रासायनिक पदार्थों और विद्युत धाराओं के आधार पर भौतिक विज्ञानियों द्वारा किए जा रहे हैं। अध्यात्म विज्ञान द्वारा यह कार्य और भी अधिक ऊंचे एवं उपयोगी ढंग से किया जाना संभव है। कुछ वर्ष पूर्व इच्छा शक्ति के चमत्कारों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करने के लिए डॉक्टर राल्फ अलेक्जेंडर ने एक सार्वजनिक प्रदर्शन मैक्सिको नगर में किया था। इस प्रदर्शन में प्रायः सभी प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के प्रतिनिधि और अन्यान्य वैज्ञानिक, तार्किक, बुद्धिजीवी तथा संभ्रांत नागरिक आमंत्रित किए गए थे। प्रदर्शन यह था कि आकाश में छाए बादलों को किसी भी स्थान से किसी भी दिशा में हटाया जा सकता है और उन्हें कैसी ही शक्ल दी जा सकती है। बादलों को बुलाया और भगाया जा सकता है। नियत समय पर प्रदर्शन हुआ। उस समय आकाश में एक भी बादल नहीं था। प्रयोगकर्ता ने देखते देखते घटाएं बुला दी और दर्शकों की मांग के अनुसार बादलों के टुकड़े अभीष्ट दिशाओं में बिखेर देने और उनकी विचित्र शक्लें बना देने का सफल प्रदर्शन किया। इस अद्भुत प्रदर्शन की चर्चा उन दिनों अमेरिका के प्रायः सभी अखबारों में मोटे हेडिंग देकर छपी थी। उपर्युक्त प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए एक प्रसिद्ध विज्ञानी एलिन एप्रागेट ने साइकोलॉजी पत्रिका में एक विस्तृत लेख छापकर यह बताया कि मनुष्य की इच्छा शक्ति अपने ढंग की एक सामर्थ्यवान विद्युत धारा है और उसके आधार पर प्रकृति की हलचलों को प्रभावित कर सकना पूर्णतः विधिसम्मत है। इसे जादू नहीं समझा जाना चाहिए। यह हुई मस्तिष्क की प्रखरता। इसे यदि समझा जा सके और आंतरिक अलौकिकता को समुन्नत किया जा सके तो उसका परिणाम वैसा ही हो सकता है जैसा कि भूतकाल के योगी और तपस्वियों ने अपनी अलौकिकताएं प्रकट करते हुए सिद्ध किया था। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।